जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत जो है हमेशा पूछे जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं ये BF स्किनर माने जाते हैं। हमेशा कई बार पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तब आपका उत्तर होगा BF स्किनर। ठीक है, BF स्किनर साहब ने दिया है। सिद्धांत के अन्य नाम देखो, एक तो नैमित्तिक सिद्धांत इसका नाम है, यांत्रिक सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि नैमित्तिक सिद्धांत किसने दिया, तब आपका उत्तर होगा स्किनर। ठीक है, यांत्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर। ठीक है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर। और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तब उत्तर होगा आपका स्किनर। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर। तो इसमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, स्किनर ने प्रयोग किया था तो किस पर प्रयोग किया, चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किया। ये भी कई बार पूछा गया है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, BF स्किनर के अनुसार दो प्रकार की क्रियाएं हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर एक क्रिया होती है क्रिया प्रसूत, दूसरी होती है उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत मतलब उत्तेजना और उद्दीपन प्रसूत मतलब उद्दीपन। ठीक है, ये उत्तेजना और उद्दीपन इस प्रकार की दो क्रियाएं होती हैं। किसके अनुसार, BF स्किनर के अनुसार। BF स्किनर की पुस्तक का नाम जो है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये किसकी पुस्तक है, ये BF स्किनर साहब की है। तो ये चीज भी याद रखनी है, सभी लोग याद रख लेंगे। स्किनर के प्रयोग का रेखा चित्र निरूपण यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया, इस प्रकार से ये जो बॉक्स है इसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स। ये अलग अलग इसके हैं कि यहाँ से ये क्या लगी है, घंटी लगी है, ये क्या है, रोशनी आने के लिए है। ये देखो, ये लीवर है, यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है। ये भोजन तस्तरीत है, यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। ठीक है, और ये जालीदार यहाँ पर फर्श है, पूरा ये जालीदार फर्श है। अब इस पर चूहे को यहाँ पर रखा गया है और ये स्किनर साहब प्रयोग कर रहे हैं। ये स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुनर्बलन से जो तात्पर्य है, किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। पुनर्बलन देने वाले उद्दीपक को पुनर्बलक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएं कि एक बार अगर यहाँ पर जो खाना रखा है यहाँ पर, और चूहा यहाँ अंदर है और बार बार कोशिश करते करते उसकी जो पैर है किस पे पड़ जाता है, ये लीवर पर पड़ जाता है, और ये जो भोजन है वो चूहे के पास पहुंच जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए पुनर्बलन हो जाएगा। पुनर्बलन तब ये जो क्रिया है वो बार बार करेगा और बार बार उसको भोजन मिल जाएगा। जैसे एक बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोलते हैं कि हम चॉकलेट देंगे, एक बार वो पढ़ता है और आप चॉकलेट देते हो। ठीक है, फिर बोलते हो कि फिर चॉकलेट देंगे, तो वह फिर पढ़ता है और इस प्रकार से वो क्रिया करता है काय के लिए, तो पुनर्बलन जो है, चॉकलेट जो है पुनर्बलन का कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार से पुनर्बलन है कि पुनर्बल से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिबल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। पुनर्बलन देने वाले उद्दीपक को क्या कहा जाता है, पुनर्बलक कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पुनर्बलन देने के क्रम देखो, सतत पुनर्बलन और एक असतत पुनर्बलन। ठीक है, या फिर आंशिक पुनर्बलन। सतत मतलब प्रत्येक सही अनुक्रिया के उपरांत दिया जाने वाला पुनर्बलन, ये क्या है, सतत पुनर्बलन है। ठीक है, और असतत पुनर्बलन यानी कि कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत दिए जाने वाला पुनर्बलन। इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो आनुपातिक और एक अंतराल पुनर्बलन। कुछ संख्या में अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन, इसको भी दो भागों में बांटा गया, स्थिर अनुपात पुनर्बलन और परिवर्त अनुपात पुनर्बलन। और यहाँ पर देखें कि अंतराल पुनर्बलन जो है, इसे कुछ समय अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन, तो स्थिर अंतराल पुनर्बलन और परिवर्त अंतराल पुनर्बलन। तो इस प्रकार से जो पुनर्बलन है इसको अलग अलग
जो है देने का क्रम होता है, एक सतत नियम होता है, एक असतत नियम होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई क्रमबद्ध रूप से एक अनुपात में देता है पुनर्वलन। तो इस प्रकार से अलग अलग पुनर्वलन के जो है ये नियम होते हैं। पुनर्बलक, पुनर्बलक वह उद्दीपक है जिसकी प्रस्तुति अथवा विलगता से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। धनात्मक पुनर्बलक, धनात्मक पुनर्वलन की प्रस्तुति में अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा आदि। ठीक है, प्रशंसा भी पुनर्वलन का काम करती है, भोजन हो या पानी हो, ये सारे के सारे पुनर्वलन का कार्य करते हैं। ऋणात्मक पुनर्वलन में बात करें तो ऋणात्मक पुनर्वलन के हटाए जाने पर अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, जैसे तेज शोर, है ना, विद्युताघात, तेज शोर, विद्युताघात और निंदा आदि। क्या हटाए जाने पर, ऋणात्मक पुनर्बलक के हटाए जाने पर अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ती है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्वलन का विशेष महत्व है। ठीक है, क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर साहब का, इसमें पुनर्वलन का विशेष महत्व है। स्किनर ने दंड को पुनर्वलक की श्रेणी में नहीं रखा। किसने? स्किनर ने। ये चीज आपको याद रखनी है, स्किनर साहब ने दंड को पुनर्वलक की श्रेणी में नहीं रखा है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तब आपका उत्तर होगा स्किनर साहब ने, है ना। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया है तो किसने दिया? स्किनर ने दिया। पुनर्वलन के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक पुनर्वलन और एक नकारात्मक पुनर्वलन। ये दो प्रकार होते पुनर्वलन के। स्किनर ने प्रयोग किया था तो किस पर किया था? चूहे और कबूतर पे किया था। तो यहां से कुछ प्रश्न इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक चीज और, एक चीज क्या कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसके जो अनेक नाम हैं उनको आपको याद रख लेना। वहां से आपका एक प्रश्न बनेगा या फिर यहां से इन 4-5 जो आपके प्रश्न दिए यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अभी हमने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखा, अब हम देखेंगे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि। आपसे एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तब आपका उत्तर हो जाता है कोहलर। ठीक है, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स और वर्दाइमर और वोल्फगैंग कोहलर, है ना, ये माने जाते हैं। सूझ का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है सूझ के सिद्धांत के, तो ये वर्दीमर, कोहलर, कोप्फा, ये माने जाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट कोप्फा, कोर्ट लेबन, ये सभी क्या होते हैं? सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब आपसे यहां से चारों क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वोल्फगैंग कोहलर या कोर्ट कोप्फा, कोर्ट लेबन एक इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट कोप्फा या कोर्ट लेबन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। सिद्धांत के अन्य नामों में गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया, समग्र सिद्धांत किसने दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनके लिए हमें तैयार रहना है। कोयलर ने प्रयोग किया था तो वो किया था सुल्तान, सुल्तान नामक जो है सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एक बनता है कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किया वो किसने किया? तो वो कोयलर ने किया है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रख। कोयलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही होगा। ठीक है, गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है ना। कोयलर के प्रयोग के चित्र देखो, यहाँ इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया है। ये यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और ये चिंपांजी है ना, और यहाँ पर एक क्या टंगे हुए हैं? केले टंगे हुए हैं। अब इसको क्या है? इस केले को प्राप्त करना है। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रयास कर रहा है और एक अचानक इसके अंदर एक सूझ जागृत होती है और ये इस बॉक्स को इस प्रकार से लाता है। ये दूसरे चित्र में आप देखें, इस प्रकार से यहाँ पर लाता है और इस पर चढ़ता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तब इसका नाम हो जाता है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आइडिया जागा, एक सूझ जागा। ठीक है, सूझ आई और इसने केले को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये केला है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स को उठा के यहाँ रख रहा है और ये बॉक्स को यहाँ रख के ये केला को प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, एक बार करता है, दो बार करता है और ऐसा करने से बार बार उसको फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और जैसे ही आप अंदर करते हो बॉक्स को उठाता है और केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये वो बार बार प्रक्रिया दोहराने लगता है। इस प्रकार से चित्र 3 में भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, कि यहाँ पर उसको केला यहाँ बाहर दिखाई, यहाँ डंडा से उठाता है और इस प्रकार यहाँ पर बहुत सी बार जो है कोहलर, कोपका आदि ने ये प्रयोग किया है चिंपांजी पर, और अलग अलग प्रकार से इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है सूझ जागृत हुई, और सूझ के माध्यम से जो है ये फिर बाद में टाइम नहीं लेता, इसको अंदर करो और केले को ये तुरंत प्राप्त कर लेता था। तो ये सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका नाम इन्होंने दिया है। सूझ की विशेषताएं देखें कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। कैसी होती है? संज्ञानात्मक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूझ के सिद्धांत से आपने देखा कि सूझ की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो ये संज्ञानात्मक होती है। सूझ अचानक पैदा होती है। सूझ कैसी हुई? अचानक। जैसे हम बोलते हैं ना आइडिया, आइडिया आपके मन में आया, कोई भी आप समस्या से ग्रसित हैं और आपके मन में एक आइडिया पैदा हुआ, वही है सूझ। तो सूझ अचानक पैदा होती है। सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना जरूरी है। ठीक है, जब आप किसी समस्या में होंगे तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे और आपके अंदर एक आइडिया आएगा, एक सूझ आएगी, है ना, और उस समस्या का आप निजात पा लेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में सूझ स्वतः स्फूर्त होती है। सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। तो ये क्या है? सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया फैक्टों के माध्यम से इसको जान रहे हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है। सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व देखें तो यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। विज्ञान, गणित जैसे विषयों के शिक्षण में यह बहुत उपयोगी है। साहित्य, संगीत, कला आदि की शिक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है निम्न में से बताइए कि सूझ का सिद्धांत से संबंधित कौन सा सही है, और इसमें आपका एक विकल्प होगा कि यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, तब आपका उत्तर इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर और भी देखेंगे कि विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है ना। कोहलर, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया तो किस पर किया? चिंपांजी, बनमानुस पर किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है तो कौन सा करता है? गेस्टाल्टवाद, है ना। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादियों ने दिया। ठीक है, और कोहलर संबंधित हैं तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज पूछनी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोहलर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, स्किनर का भी सिद्धांत पढ़ लिया। अभी यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एडवर्ड थार्नडाइक ने दिया है। ठीक है, इसके और भी नाम है, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का और भी जो नाम है वो देखो, इसे संबंधवाद, बंधन सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान, किसकी? थार्नडाइक साहब की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो ये क्लासिकल जो अनुबंधन सिद्धांत है ये इवान पी पावलोव ने दिया, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। और इसके कुछ अन्य नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिपादी अनुबंधन सिद्धांत और टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। ये इसके नाम है जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और भी यहां देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, देखो इसको याद रख लेना है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया इवान प्यू पाला ने, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया किसने? स्किनर ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो क्रिया से बात आई है, क्रिया मतलब होता है करना। ठीक है, तो स्किन जो हमारी हमारी जो स्किन होती है शरीर की, वो हमेशा कार्य करती है। ठीक है, स्किन हमेशा कार्य करती है, तो क्रिया करती है कौन? स्किन। तो क्रिया प्रसूत जहां भी आएगा वो स्किनर ने, और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। ठीक है, याद रख लेना है। तो इसे जो क्रिया प्रसूत है तो नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है, साधनात्मक सिद्धांत अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसमें से आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा, यहाँ पूछ लिया जाएगा नैमित्तिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तब आपका उत्तर होगा बीएफ स्किनर साहब हैं। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो वोल्फगैंग कोहलर साहब ने दिया। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है और अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत देखो, एडवर्ड चेस टॉलमैन,
एडवर्ड चेस-स्टॉलमैन साहब ने दिया है, और चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। इस सिद्धांतों के बारे में पढ़े, इनके जो और भी नाम हैं उनके बारे में पढ़े। तो यहाँ पर हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर साहब ने दिया वो पढ़ लिया, कोहलर का, अंतर्दृष्टि का या फिर सूझ का सिद्धांत पढ़ लिया इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्याजे के सिद्धांत से संबंधित, प्याजे की जो भी इन्होंने बौद्धिक संरचना से संबंधित जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो भी पढ़ेंगे, उनका काल क्या है उसके बारे में, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के हमने बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड किए हैं, वो जरूर देखें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, संपूर्ण बाल विकास करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट पर जाएं और पूरे के पूरे वीडियो देखें। इसी प्रकार से छोटे छोटे फैक्टों के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम है, चैनल नीचे दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करें तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो पर्यावरण की प्लेलिस्ट, बाल विकास की प्लेलिस्ट, पर्यावरण पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी आदि आदि बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी सीटीईटी या वर्ग 3 या रीड से संबंधित जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें चैनल पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।